ऑलराइट, वेलकम बैक टू जेपी इंग्लिश गुरु। मेरा नाम है ज्योति प्रकाश, मेरे साथ हैं अश्मित। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ इडियम्स की। बहुत ही कॉमन इडियम्स हैं जो बहुत सारे एग्जाम्स में पहले भी आ चुके हैं और शायद इस बार सीयूईटी के पैटर्न में भी आपको इडियम्स देखने को मिल जाएं। तो इस वजह से पूरी तैयारी उसकी भी बेहद जरूरी है। आइए करते हैं शुरुआत। अश्मित, पहला क्वेश्चन आपके लिए। द कंपनी वेंट बैंकरप्ट। कंपनी जो है नीलाम हो गई। नीलाम नहीं, मतलब बिल्कुल पैसे नहीं बचे। तो उस कंडीशन को बैंकरप्सी बोलते हैं। और फिर आता है लीविंग इट्स एम्प्लॉइज। जो इसके काम करने वाले थे उनको हम्म कैसे छोड़ दिया? ऑन क्लाउड नाइन, अंडर द वेदर, अप इन द एयर, होल्डिंग द बैग। क्या लगता है? पहले तो ये बताइए, इडियम्स की कोई प्रैक्टिस है या नहीं? उतनी नहीं है। उतनी नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं है। इडियम्स जहाँ कहीं भी आप कोचिंग वगैरह करते हैं, वहाँ क्या डिस्कशन चल रहा है कि इडियम्स आएंगे नहीं आएंगे? इस बार के पैटर्न में क्या लग रहा है? आएँगे। आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ तक हुँ, मैंने भी रिसर्च करा है अपना, उसके अकॉर्डिंग भी ऐसा लगता है कि इडियम्स तो आने ही चाहिए इस बार। और डिफिकल्टी लेवल थोड़ा-सा मॉडरेट रहेगा। तो क्या लगता है, इन चारों में से अगर आपको पिक करना हो तो कौन-सा ऑप्शन पिक करेंगे और क्यों? या फिर कोई आइडिया ही नहीं है तो यू माइट जस्ट वांट टू पास इट? नो आइडिया। नो आइडिया। ओके, अब देखिए। ऑन क्लाउड नाइन मतलब फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी। ठीक है? ओके, हाँ। फिर आता है अंडर द वेदर। जब आप कहते हो कि मैं बीमार हूँ, या थोड़ी बहुत वो कहते हैं ना, बदन दर्द हो रहा है, हल्का सा फीवरिश लग रहा है, तो उन केसेस के लिए आप अंडर द वेदर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब मौसम बदलने की वजह से कई बार जो लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो शायद वहां से इस फ्रेज को डिराइव किया गया होगा। और फिर आता है अप इन द एयर। मतलब कोई चीज जो सर्टेन नहीं हो। और होल्डिंग द बैग, जिसका मतलब होता है कि आपको बिल्कुल ही एक ऐसी सिचुएशन में छोड़ देना जहां पर कि बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और उनको आपको खुद फेस करना है। आपको सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए कोई नहीं होगा। कोई नहीं। तो अब बताइए कि आपको यहाँ पर इन चारों का मीनिंग जानने के बाद कौन सा सही लगता है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, होल्डिंग द बैग। हुँ, हुँ, होल्डिंग द बैग इज द राइट आंसर। देखिए, इडियम्स की सबसे जो खास बात है ना, वो ये कि आप इडियम्स को अगर ध्यान से देखेंगे, हालांकि इडियम में सब सारे ही इडियम्स में ये नहीं होता एप्लीकेबल, लेकिन ये मैं पहले के वीडियोस में भी बोल चुका हूँ कि इडियम्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हर एक वर्ड का क्या मीनिंग होगा, और उसका एक मेटाफोरिकली अगर मुझे मीनिंग निकालना हो, डिराइव करना हो, तो कहाँ मैं पहुंच सकता हूँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई भी मान लीजिए होल्डिंग द बैग बोलेगा, तो इसमें ये शायद इतना ज्यादा मीनिंग नहीं निकल पाएगा आपको। सिर्फ इस फ्रेज को देखकर, सिर्फ एक इस सेट ऑफ वर्ड्स को देखकर इतना समझ में नहीं आएगा। और यही वजह है कि हुँ। बहुत सारे इडियम्स आपको फिर भी याद रखने ही पड़ेंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। डिस्पाइट फेसिंग मेनी चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, द स्टूडेंट्स मैनेज्ड टू ओवरकम। जितनी भी समस्याएं आई उनको अच्छे से फेस करा स्टूडेंट्स ने, और जो भी ऑब्स्टेकल्स आए उनको भी ओवरकम किया, पार किया, एंड पास्ड द एग्जामिनेशन, और पास्ड द एग्जाम। एग्जाम पास किया ऑन टॉप, लेफ्ट फील्ड, अंडर द वेदर, और विथ फ्लाइंग कलर्स। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। डी फॉर डॉग, लास्ट वाला। हाँ, लास्ट वाला। ओके, ओके। देखिए, यहां पर ऑन टॉप आपने क्यों नहीं कहा? अ, क्योंकि क्या कहते हैं, विथ फ्लाइंग कलर्स का मतलब है बहुत अच्छे तरीके से शायद। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से किसी भी चीज में सक्सीड होने के लिए आप विद फ्लाइंग कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। हुँ, ऑन टॉप का मतलब भी होता है इमर्ज्ड विक्टोरियस। जहां पर कि आपको विक्ट्री मिलती है, तो आप कह सकते हैं दैट आई वाज ऑन टॉप। लेकिन यहां पर विथ फ्लाइंग कलर्स एक ज्यादा अप्रोप्रिएट चॉइस रहेगा। पास्ड द एग्जाम के साथ ऑन टॉप ये थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट हो जाता है। फिर आता है लेफ्ट फील्ड। तो श्योर। इसका मतलब होता है नॉनसेंसिकल या फिर इलॉजिकल। और अंडर द वेदर हमने पहले भी डिस्कस करा, जब आप बीमार महसूस करते हैं तो उस केस में आप अंडर द वेदर का इस्तेमाल करते हैं। तो विद फ्लाइंग कलर्स इज द राइट आंसर हियर। फिर देखते हैं अगला सवाल। द पॉलिटिशियंस स्पीच
was full of empty promises and lacked substance. मतलब बहुत ही शैलो लग रहा था, बहुत ही ऐसे सतही लग रहा था पॉलिटिशियन की का जो भाषण था, और उसमें बहुत सारे एम्प्टी प्रोमिसेस, खोखले वादे थे, और रियल सब्सटेंस उसमें मिसिंग था. इट वाज सिंपली, क्या था वो, अ डाइम अ डजन, बेहद सस्ता, अ हॉट पोटैटो, जिसका मतलब होता ऑप्शन है सी। कोई भी, ऑल बार्क एंड नो बाइट. हम्म। क्यों भाई, ऑल बार्क एंड नो बाइट का क्या मतलब होता है? इसका इसका मतलब है सिर्फ भौंकता है, काटता नहीं है। एग्जैक्टली exactly. तो कुछ ऐसा जो कि आपको ऑब्वियसली इसी वजह से यहाँ पर पूरा कॉन्टेक्स्ट सेट करके दिया हुआ था कि कोई इसमें सॉलिड कोई बात नहीं थी पूरी पूरे स्पीच में. तो ऐसे केस में हम्म। आप ऑल बार्क एंड नो बाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर की बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें हो, लेकिन उसका कोई काम उसमें नहीं। कोई सब्सटेंस नहीं हो, कोई मीनिंग नहीं हो. अच्छा, एक और चीज अश्मित, और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये वीडियो और प्रैक्टिस कर रहे हैं इस वीडियो के साथ, लेट मी टेल यू कि ये एक पैटर्न हो सकता है जिसमें इडियम रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे. इसके अलावा आपको दूसरे पैटर्न में भी, जहां पर कि आपको सिंपली एक इडियम दे दिया जाता है और 4 स्टेटमेंट्स होते हैं, उनमें बेस्ट जहां पर यूज किया हुआ होता है उस इडियम को, आपको वो पिक करना होता है. तो अलग अलग पैटर्न्स हो सकते हैं, लेकिन जहां पर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, जहां पर आप नॉलेज डेवलप कर लेंगे कि बस ये इडियम का ये मतलब होता है, तो फिर आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा. सो अ डाइम अ डजन, जो कोई भी चीज बहुत सस्ती होती है तो उस केस में आप कहते हैं अ डाइम अ डजन. हॉट पोटैटोज, लाइक आई सेड, कोई भी कंट्रोवर्शियल इशू जब होता है तो उस केस में आप हॉट पोटैटो की बात करते हैं. हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब बिल्कुल टारगेट जो आपका है उसको जब आप हिट करते हैं तो उस केस में आप हिट द नेल ऑन द हेड की बात करते हैं. तो यहाँ पर ऑल बार्क एंड नो बाइट इज द राइट आंसर. फिर देखते हैं अगला सवाल. ड्यूरिंग एग्जाम वीक और ड्यूरिंग द एग्जाम वीक, यहाँ पर द होना चाहिए था. ड्यूरिंग द एग्जाम वीक, एक खास सप्ताह की बात हो रही है. स्टूडेंट्स ऑफन, जो विद्यार्थीगण होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं? टेक इट इजी, बर्न द मिडनाइट ऑयल, सी आई टू आई, या फिर ब्रेक द आइस. ऑप्शन बी। ऑप्शन बी. हम्म। ऑप्शन बी सेज बर्न द मिडनाइट ऑयल. हम्म। कैसे आपको लगा ऑप्शन बी होना चाहिए यहाँ पे? वो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ओके, सो टेक इट इजी का मतलब होता है रिलैक्स करना. जब आप कहते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल, आप ये कहना चाहते हैं कि कोई रात रात भर जागकर या फिर बहुत देर रात तक जागकर किसी चीज की तैयारी करता है, या फिर किसी भी चीज को लेकर अपने आप को तैयार करता है. सी आई टू आई का मतलब होता है किसी भी चीज को अग्री करना, किसी भी चीज से सहमत होना. और लास्ट वाला ब्रेक द आइस, जब भी आप एक सोशल सेटिंग में हैं और आप एक दूसरे को नहीं जानते हैं, मान लीजिए 50 लोग हैं लेकिन आप उन सबसे अनजान हैं, तो ऐसे में ब्रेक द आइस का एक कॉन्सेप्ट आता है जहां पर कि आप लेट्स से कोई एक गेम कराया जाता है या फिर आपको बोला जाता है आपस के लोगों से बात करिए, तो एक एक कंफर्ट लेवल डेवलप हो जाता है. तो उसके लिए ब्रेक द आइस कॉन्सेप्ट का यूज, सॉरी, ब्रेक द आइस इडियम का इस्तेमाल किया जाता है. यहाँ पर बर्न द मिडनाइट ऑयल बिल्कुल सही आंसर है, यही होगा हमारा करेक्ट आंसर. फिर आता है द टू कंपनीज हैव बीन कंपेटिटर्स फॉर इयर्स. ये जो दो कंपनीज हैं वो सालों से एक दूसरे के कंपटीशन में रही हैं, बट रिसेंटली, हाल फिलहाल, दे डिसाइडेड टू बेरी, उन्होंने फैसला किया कि वो बेरी कर देंगे, जमीन में गाड़ देंगे. किस चीज को भाई? दी हैचेट. मतलब बेरी दी हैचेट, ये भी एक इडियम है जिसका मतलब होता है कि आपके जो भी ग्रजेस हैं, आपके जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या फाइट्स हैं, जो भी आपका डिस्कनेक्ट है, उन सबको भूलकर आप फिर आगे बढ़ते हैं. तो उस केस में बेरी द हैचेट का इस्तेमाल किया जाता है. एंड सी रेड एंड मेन फेंसेस, हिट द ग्राउंड रनिंग, और थ्रो इन द टॉवल. बताइए क्या लगता है? बट रिसेंटली दे डिसाइड, मतलब दोनों ने ना फैसला किया, बट दे रिसेंटली। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी. ठीक है, देखिए, चारों का मतलब समझते हैं, उसके बाद फिर से आपसे पूछा जाए, पूछेंगे यही सवाल. सी रेड ठीक का है। मतलब होता है किसी से बेहद गुस्सा होना, और इसको आप
खून खराबे वाला गुस्सा गुस्सा जो होता है, आप उससे रिलेट करके देख सकते हैं। मेंड फेंसेस का मतलब होता है जो डैमेज्ड रिलेशनशिप होता है, उसको वापस से रिवाइव करने की कोशिश करना, उसको वापस से एक लेवल पर लाकर और वो दोस्ती वापस से चालू करने की कोशिश करना। हिट द ग्राउंड रनिंग को कोई भी चीज एकदम से एनर्जी के साथ आप स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने भी बहुत एनर्जी के साथ यूट्यूब चैनल लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, बट बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजंस आई कुड नॉट कंटिन्यू पुटिंग वीडियोस आउट देयर। तो उस केस में हिट द ग्राउंड रनिंग का इस्तेमाल होगा जब आप बहुत एनर्जी के साथ किसी भी काम को शुरू करते हैं। एंड देन कम्स थ्रो इन द टॉवल। थ्रो इन द टॉवल का मतलब होता है टू गिव हार अप। मान। हाँ। एग्जैक्टली, हार मान जाना। तो यहाँ पर अब ये चारों ऑप्शंस का मीनिंग सुनने के बाद क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए सही आंसर? ऑप्शन सी। ऑप्शन बी, मेंड फेंसेस। यहाँ वही तो चर्चा हो रही थी अश्मित, कि कंपनी के बीच में बहुत सारी लड़ाइयां थी, लेकिन उन्होंने हाल फिलहाल में क्या करा, बेरी द हैचेट। मतलब जैसा मैंने कहा कि उन्होंने फैसला किया कि अब उस दुश्मनी को भुला देंगे, जमीन में गाड़ के भूल जाएंगे। तो फिर उसके बाद तो वो क्या करेंगे, फिर वापस से अपनी रिलेशनशिप को जिस लेवल पे था वो एक सुधारेंगे। अच्छी पॉजिटिव लेवल पे सुधारने की कोशिश करेंगे। तो मेंड हम्म। फेंसेस यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट चॉइस रहेगा। हिट द ग्राउंड रनिंग, वापस एनर्जी के साथ यहाँ पर दोबारा शुरुआत करने की जब बात होती है तो वहां पर हिट द ग्राउंड रनिंग का इस्तेमाल नहीं होता। कोई भी चीज जब आप शुरू करते हैं तो उस केस में आप हिट द हम्म। ग्राउंड रनिंग का इस्तेमाल करते हैं। थ्रो इन द टॉवल बता दिया आपने, हमने तो ऑप्शन बी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ। The instructions for assembling the furniture were very confusing. इट वॉज अ रियल केस ऑफ, जो इंस्ट्रक्शंस थे फर्नीचर को असेंबल करने के, फर्नीचर को सेट करने के, वो बड़े कंफ्यूजिंग थे। बहुत परेशान किया, वो समझ ही नहीं आ रहे थे क्या करना है, कैसे करना है। इट वॉज अ रियल केस ऑफ कैट्स एंड डॉग्स, मिसिंग द बोट, लूजिंग द प्लॉट, या फिर बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। नहीं समझ आ रहा? चलिए, चारों का ऑप्शन मीनिंग कर। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का मतलब होता है कैट्स एंड डॉग्स। का मतलब होता है जब आप यूजुअली ये रेन के रेफरेंस में इस्तेमाल होता है, बारिश के रेफरेंस में इस्तेमाल होता ओके। है। जब आप कहते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो इसका मतलब होता है बहुत तेज बारिश होना। लिटरल हिंदी में अगर हम उसको देखें तो मूसलाधार बारिश जिसको कहते हैं, तो उस केस में आप कैट्स एंड डॉग्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है मिसिंग द बोर्ड। कोई अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आई, वो अगर आपने मिस कर दी तो फिर आप उसके लिए कहते हैं मिसिंग द बोर्ड, और या फिर मिस द बोर्ड। फिर आता है लूजिंग द प्लॉट, जिसका मतलब होता है कि कोई भी चीज आप फॉलो नहीं कर पाते हो, कोई भी चीज, जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इतने कंफ्यूजिंग है कि आप उनको समझ नहीं पाते हो और आप कंफ्यूज होकर रह जाते हो। फिर आता है लास्ट वाला, बार्किंग ऑफ द ट्री। जो भी आप कर रहे हो वो बिल्कुल, मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो अटेम्प्ट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं है, वो सही डायरेक्शन में नहीं है। तो अब बताइए। देखिए यहाँ पर लूजिंग द ऑप्शन प्लॉट बी। वुड बी, ओके, लूजिंग द प्लॉट। losing the plot would be the right answer here, simply because आप यहाँ क्या कह रहे हैं कि पूरा कॉन्टेक्स्ट आपके सामने है कि फर्नीचर को सेट करने का इंस्ट्रक्शन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तो इट वाज अ रियल केस ऑफ मिसिंग द प्लॉट, जहां पर कि मिसिंग द। आपको बहुत कुछ लिख कर दिया दिया गया है, लेकिन वो शायद वो सब्सटैंशियल नहीं है, शायद वो इनफ नहीं है, जिसकी वजह से कि आप उसको यूज करके फर्नीचर को आप खुद से सेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे केस में आप लूजिंग द प्लॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तब भी होता है जैसे मूवीज में शुरुआत में कोई और प्लॉट चल रहा होगा और फिर इन द मिडल ऑफ इट वो कुछ और ही डिस्कशन शुरू हो जाता है। बहुत सारी मूवीज में आपने देखा होगा ऐसा कि शुरुआत तो एक बहुत बढ़िया से एक सोशल इशू को लेकर करते हैं, और मिडवे वो एक लव स्टोरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो वहां पर लूजिंग द प्लॉट का एक लिटरल सेंस होता है, जिसका मतलब होता है कि जिस प्लॉट से शुरुआत करी, जो एक कॉन्टेक्स्ट हमने शुरुआत में बताया मूवी के, वो हम फॉलो नहीं कर पाए लास्ट तक, तो वहां पर भी लूजिंग द प्लॉट का इस्तेमाल होता है। लेकिन इन दोनों ही केसेस में मीनिंग थोड़ा सा डिफर कर जाता है, क्योंकि वहां पर लिटरल होता है और यहाँ पर एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के तौर पे इस्तेमाल होगा। फिर देखते हैं अगला वाला।
The investigation revealed a complex web of lies, एक and deceit, जो धोखे और फरेब या फिर झूठ का एक पूरा जाल बुना हुआ था, वो कैसे रिवील हुआ, वो कैसे सामने आया? इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, जो जांच हुई हम्म, उसके द्वारा। द कल्प्रिट्स, जो भी असली क्रिमिनल्स थे, विल फाइनली, वो लोग फाइनली क्या करेंगे? फेस द म्यूजिक, स्पिल द बीन्स, कट कॉर्नर्स, या फिर बी ऑन थिन आइस। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, तसल्ली से देखिए, देखिए अगर कुछ समझ आता है तो। चलिए मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, मैं मीनिंग्स बता देता हूँ पहले। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है टू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शंस। मैंने जो कुछ भी करा उसकी वजह से जो भी हम्म, एक्शंस भी, जो भी उसके रिएक्शंस भी होंगे, उसके लिए मैं तैयार हूं या फिर उसको मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूं। तो उस केस में मैं फेस द म्यूजिक का इस्तेमाल करूंगा। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है सीक्रेट्स रिवील करना। रिवील कट करना। कॉर्नर्स का मतलब होता है किसी से टाई का मतलब, से टाइज होता है वो खत्म करना। I'm sorry? मतलब जैसे कोई किसी से रिलेशनशिप खत्म करना, ऐसा कुछ होता है ना इसका मीनिंग? कट कॉर्नर्स का मतलब वो नहीं होता, वो बर्न ब्रिजेस के केस में इस्तेमाल होता है। ओके। ओके। तो कट कॉर्नर्स का मतलब होता है कोई भी चीज अचीव करने के लिए आप जब शॉर्टकट्स लेना चाहते हैं, बेशक आपको पता हम्म, है कि वो रिस्की है, लेकिन और वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप वो एक शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर आप कट कॉर्नर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम में कोई अगर चीटिंग करने की कोशिश करता है तो वहां पर आप बोलेंगे हम्म, ही ट्राई टू कट कॉर्नर्स, मतलब ये कि उसने तैयारी तो नहीं करी थी लेकिन फिर भी वो एक शॉर्टकट लेकर पास होने की कोशिश कर रहा था, तो वहां पर कट कॉर्नर्स का इस्तेमाल होगा। बी ऑन थिन आइस का मतलब होता है बहुत ही रिस्की बिहेवियर अडेप्ट करना या फिर फॉलो करना, जिसके बहुत ही नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब बताइए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, फेस द म्यूजिक। एग्जैक्टली, जब कभी भी किसी के एक्शन के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की बात होती है तो वहां पर आप फेस द म्यूजिक का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है द फायर फाइटर्स सेव्ड एवरीवन हु वाज इन द बिल्डिंग। जो अ, ये हमारे फायर फाइटर्स हैं, उन्होंने सबकी जान बचा ली जो कि उस बिल्डिंग में थे जिसमें आग लगी थी। ऑब्वियसली फायर फाइटर्स का रेफरेंस दे रहे हैं तो आग लगने की ही बात होगी। दे ट्रूली वेंट an extra kilometer against the grain, above and beyond and out of the blue. ऑप्शन डी। Out of the blue, हम्म, चलिए थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देते हैं, फिर से मीनिंग समझते हैं। पहला वाला, टू गो द एक्स्ट्रा किलोमीटर, ये जो एक्चुअल इडियम है वो है टू गो द एक्स्ट्रा माइल। यहाँ जब जो किलोमीटर का इस्तेमाल हो गया है उसकी वजह से ये पूरा ईडियम ही इनकरेक्ट हो गया है, ऐसा ईडियम होता ही नहीं है, माइल वर्ड का इस्तेमाल होता है। तो ए तो बिल्कुल नहीं हम्म, होगा। फिर आता है अगेंस्ट द ग्रेन, जिसका मतलब होता है जो कोई भी चीज पॉपुलर नहीं हो। मान लीजिए हर कोई एक पर्टिकुलर ट्रेंड को फॉलो करता है, चाहे वो इंस्टा पे रील बनाना हो या फिर कोई भी चीज, जैसे टिकटॉक एक एक बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन हुआ करता था। तो वैसे ही हम्म, केस में जब मान लीजिए पहले था पॉपुलर अब नहीं है, लेकिन फिर भी कोई उस पर वीडियो डाल रहा है, तो उस केस में आप अगेंस्ट द ग्रेन का इस्तेमाल करेंगे। फिर आता है अबव एंड बियॉन्ड, मतलब जो आपसे उम्मीद की जा रही है उससे कहीं ज्यादा जब आप करके देते हैं तो उसका मतलब होता है अबव एंड बियॉन्ड। और फिर आखिरी वाला आउट ऑफ द ब्लू, जिसका मतलब होता है कि जिस चीज की आपने उम्मीद नहीं करी थी, और ये उस सेंस में है कि मतलब बहुत दिनों से ऐसा कुछ हुआ नहीं था। उस केस में जब आप आउट ऑफ द ब्लू का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर वो एक अप्रोप्रिएट यूज होता है। यहां पर अनएक्सपेक्टेडली आप बेशक कह सकते हैं, लेकिन टाइम के सेंस में ये डी ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं होगा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑनेस्टली अगर यहां पर दी एक्स्ट्रा माइल होता ऑप्शन ए, तो फिर वो भी हम्म, सेम मीनिंग कन्वे करता। जब आप
कुछ और जो आपसे उम्मीद की जा रही है उससे ज्यादा डिलीवर करते हैं, उससे ज्यादा मेहनत करते हैं और फिर फाइनली रिजल्ट आपके फेवर में आता है, तो उस केस में गोइंग द एक्स्ट्रा माइल का भी इस्तेमाल होता है। लेकिन ये किलोमीटर ने सब गड़बड़ कर दिया और फिर ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया। आइए देखते हैं अगला सवाल। द नेगोशिएशंस वर टेंस। जो नेगोशिएशन हो रहा था, जो सारी बार्गेन चल रही थी, वो काफी एकदम से गर्मा गर्मी वाला माहौल हो गया था, काफी टेंशन वाला माहौल हो गया था। बट बोथ साइड्स इवेंचुअली रीच्ड, दोनों ही तरफ के जो लोग थे वो पहुंचे, कहाँ पहुंचे? एक कॉमन ग्राउंड पे, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज में, अ शॉट इन द डार्क, या फिर अ पीस ऑफ केक। नेगोशिएट करना क्या होता है, आप समझ रहे हैं ना? हम्म। राइट। ऑप्शन बी डी तो मुझे नहीं लग रहा है कि होगा। ऑप्शन बी और डी आपको नहीं लगता? हम्म। ऑप्शन बी और डी आपको नहीं लगता, ऐसा कह रहे हैं? हम्म। हम्म। ठीक है, सही बात है। ऑप्शन बी और डी नहीं हो सकते, क्योंकि ऑप्शन बी का मतलब होता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जब आप कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो आपको शुरुआत में नेगेटिव लगे, लेकिन उसके फाइनल रिजल्ट्स पॉजिटिव आए। ये उस केस में हम्म। भी इस्तेमाल होता है जब मान लीजिए क्लाउड, अब सही है, सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड और इन द डार्क क्लाउड। तो दोनों का मतलब सेम होता है, जहां आप ये कहना चाहते हैं कि बेशक आपको बहुत सारी आ, मतलब रेजर्वेशंस हो आपके जहन में कि पता नहीं ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा या नहीं देगा, लेकिन फाइनली जो रिजल्ट होता है वो आपके फेवर में होता है, या फिर जो आपने उम्मीद नहीं करी होती है वो उस तरीके का होता है। तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज उस सेंस में इस्तेमाल होता है। और इसी का एक थोड़ा सा पॉजिटिव रेफरेंस के साथ, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, जहां पर आप ये कहते हो कि नो मैटर कितना भी डिफिकल्ट, कितना भी नेगेटिव आपको सिचुएशन लगे, वहां हमेशा एक एक पॉजिटिव या फिर पॉजिटिविटी का एक होप हमेशा रहता है। तो वो हो गया ऑप्शन बी का मतलब। और ऑप्शन डी का मतलब होता है समथिंग व्हिच इज बहुत आसान। एक्सट्रीमली इजी। एग्जैक्टली। तो कोई भी चीज अगर बेहद आसान हो तो उस केस में आप पीस ऑफ केक, अ केक वॉक, अ वॉक इन द पार्क, इस तरह के फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के इडियम्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है ऑप्शन ऑप्शन। ए होगा मेरे हिसाब से। एग्जैक्टली। ऑप्शन ए एक ऐसा इडियम है जिसका मतलब होता है कि दोनों पार्टीज को जो चाहिए। यहाँ पर जैसे बात क्या हो रही है कि जो दोनों पार्टीज थे वो अल्टीमेटली कहां पहुंचे? एक कॉमन ग्राउंड पे। कॉमन ग्राउंड बोले तो जहां पर दोनों की सहमति हो। हम्म। ये नेगोशिएशंस में हो सकता है, ये वॉर वाले सिचुएशंस में हो सकता है, जहां कहीं भी बात ये हो कि एक पार्टी कुछ और डिमांड कर रही हो, दूसरी पार्टी कुछ और डिमांड कर रही हो, और दोनों धीरे धीरे करके अपने डिमांड्स को या तो कम या फिर ज्यादा करके अल्टीमेटली सामने वाले के फेवर में अपना मतलब दोनों अग्री कर जाते हैं पॉइंट पे। तो उसके लिए आप कॉमन ग्राउंड का इस्तेमाल करते हैं। अ शॉट इन द डार्क वो भी समझ लेते हैं, का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि आपने गेस कर ली, लेकिन उसके करेक्ट होने के चांसेस आपको भी पता है कि ना के बराबर हैं। वो तुक्के में लग जाना, तुक्का लगाना, क्वाइट लिटरली तुक्का लगाना अगर मैं बोलूं तो वो इसका लिटरल मीनिंग होगा। ठीक है, तो अ कॉमन ग्राउंड हमारा करेक्ट आंसर है यहां पर। आइए देखते हैं अगला वाला, और ये आखिरी होगा। द डिटेक्टिव फॉलोड अ ट्रेल ऑफ क्लूज। जो जितने भी क्लूज मिल रहे थे उन सबको एक एक रास्ता बनाकर, एक एक प्रॉपर पाथ की तरह फॉलो किया। किसने भाई? जो जासूस थे उन्होंने, होपिंग टू क्रैक द केस, जिससे कि उनको उम्मीद थी कि वो केस को सॉल्व कर लेंगे, केस में प्रॉब्लम क्या थी या फिर इश्यू क्या था वो समझ लेंगे। दे वर डिटर्मिन्ड, उन्होंने बिल्कुल निश्चय किया हुआ था, उन्होंने बिल्कुल फैसला किया, सोच लिया था क्या करेंगे वो। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, bend over backwards, keep your head above water, and make hay while the sun shines। ऑप्शन बताइए। ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब, हम्म। मुझे तो इसके हिसाब से बिल्कुल सही लग रहा था, मुझे जस्ट याद नहीं आ रहा है करेक्ट इसका। कोई बात नहीं। तो इसका मतलब होता है कि किसी भी काम को करने में आप, आपसे जो भी हो पाएगा, जितनी भी मेहनत लगेगी, आप वो करने के लिए जब तैयार होते हैं तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड। जितने भी मेक रास्ते में ऑल आपको पॉसिबल प्रॉब्लम मिले, एफर्ट्स।
I'm sorry? Make all possible efforts. Make all possible efforts, absolutely. तो ये हो गया यहाँ पर leave no stone unturned का मतलब, और ये obviously most appropriate है. Bend over backwards का मतलब होता है किसी को खुश करने के लिए आप जब बहुत सारे एफर्ट्स डालते हैं, वो होते हैं ना बहुत सारे लोग ऐसे जो सिर्फ सामने वाले को खुश करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, या कुछ भी उनको मतलब पीपल प्लीजर जो लोग होते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं. तो उनके केस में आप बेंड ओवर बैकवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं. कीप योर हेड अबव वाटर का मतलब होता है किसी भी तरह से अपनी डिफिकल्टीज को अवॉइड करना, जिंदा रहने की कोशिश करना. और वो जिंदा रहना क्वाइट लिटरली नहीं, मतलब किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में अपना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो होता है उसको इंटैक्ट रखना. और मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स का मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन जहां पर कि सारी तैयारी उस टाइम पर कर लेनी चाहिए जब आपके पास सारी रिसोर्सेज हों. ये उस सेंस में इसका अगर आप देखेंगे ओरिजिन, तो इसका मतलब ये होता था कि जैसे बारिश या ठंड के मौसम में लोगों के लिए घास या फिर सूखी घास को इकट्ठा कर पाना, अपने जो वो कैटल्स रखते हैं अपने फार्म्स में, वो उनके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है. तो जब बारिश नहीं हो रही है, जब बिल्कुल धूप चमक रही है, तो उस टाइम पर आप ढेर सारा भूसा इकट्ठा करके रख लेते हो, हे इकट्ठा करके रख लेते हो. उसके लिए आप मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स का इस्तेमाल करते हो. तो आपने बिल्कुल सही कहा, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड यहाँ पर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा. Okay, that brings us to the end of this segment. Thank you very much, Ashmit, for your active participation. मिलते हैं जल्दी ही. लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जाने से पहले. और हाँ, आगे आप क्या देखना चाहेंगे हमारे चैनल पर, वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा. मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि हम कैसे, कब और कितनी जल्दी शुरुआत कर पाएं हमारे स्पोकन इंग्लिश सेशंस का. वो भी जल्दी शुरू करेंगे, लेकिन हाँ, आपको भी उसके लिए फुल तैयारी करनी पड़ेगी. और पहली तैयारी तो वही है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर. मिलते हैं जल्दी.